हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube की इस क्लास में, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल तो जीएस के माध्यम से आप लोगों के सिलेबस को कवर कराने का काम कर रहे हैं, जो आपके यूपीएसआई कांस्टेबल और यहां तक कि अन्य एसएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेगा और यहां तक कि यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स का बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते, तो पहली जो क्लास थी हमारी वो थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो दूसरा चैप्टर है हमारे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसका नाम है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण से क्या मतलब है? अभी हमने जो पिछली क्लासेस रही हैं उनमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि किस तरह से जो कानून बने हैं और उन कानूनों का हमारे भारतीय संविधान पर एक गहरी झलक देखने को मिलती है। कई बार एक सवाल आता है कि भाई भारतीय संविधान जो है वो संसदीय रूप ही क्यों अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अपनाया, अमेरिका जैसा राष्ट्रपति व्यवस्था क्यों नहीं अपना ली? उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय जो लोग थे उनको संसदीय रूप की एक बड़ी आदत हो चुकी थी, इसलिए अपनाया। यानी भारत में जो कानून बने, भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ, उसका एक गहरा प्रभाव भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत के इतिहास और भारत की लोगों के ऊपर पड़ा, इसीलिए ही हमने उसको अपनाया। इसका मतलब है कि वो जो कानून आपने पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए बात करते हैं हमारा संविधान बना कैसे है। तो संविधान बनाया लोगों ने, तो लोग वहां आए कैसे? क्या कोई डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था? तो नहीं, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा 389 सदस्यों का चयन भारतीय संविधान को बनाने वाली जो संस्था थी उसमें किया गया, जिसको संविधान सभा कहा गया, जिसमें लगभग भारत के हर क्षेत्र से हर संप्रदाय के नेता वहां पर मौजूद थे, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो सवर्ण समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, जनजातीय समाज हो, लगभग हर क्षेत्र के हर संप्रदाय के नेता वहां पर मौजूद थे। और जब ये लोग इकट्ठे हुए तो सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये जो पहली जो मीटिंग हुई, अच्छा ये कहां पर काम चल रहा था? तो नई दिल्ली में एक जगह पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल हाता, वहां पर यह सारा काम चलने वाला था। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि भाई जो हम अपना संविधान बनाने वाले हैं वो कैसा रहेगा, उसका रूप कैसा रहेगा, लोगों को अधिकार कैसे रहने वाले हैं, हमारे देश का सिस्टम जो हम बनाने वाले हैं वो कितना प्रासंगिक होगा भारत के लोगों के हिसाब से। तो उस समय 389 लोग इसमें थे, जिसमें से 93 जो लोग थे वो मुस्लिम लीग के थे और 296 जो लोग थे वो कांग्रेस या अन्य दलों से थे, जिनमें से 292 सदस्य में से 4 जो रहे हैं, 4 उस समय कमिश्नरेट थे और जो 292 हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र व कुछ ऐसे भी क्षेत्र से थे जो रजवाड़े थे। इस तरीके का पूरा डिवीजन था उस समय की संविधान सभा का। अगर इसके बाद में बात करें तो पहली जो मीटिंग हुई संविधान सभा की वो हमें नजर आती है 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट मीटिंग फ्रांस में जब संविधान बनाया गया तो वहां एक व्यवस्था थी का एक व्यवस्था उन लोगों ने फॉलो कर ली कि जो सबसे बुजुर्ग आदमी है उसको तत्काल काम को करने के लिए हम अध्यक्ष बना देते हैं। तो उसी प्रथा को हम लोगों ने भी यूज कर लिया, और उसको ना कहो तो आज हमारे हिंदुस्तान में तो ये सारी चीजें होती हैं। क्या होती है कि जब भी आप जो है कोई कमेटी बैठे, सभा बैठे, समिति बैठे, तो हमारे भारत में क्या होता है कि भाई हम लोग जो बुजुर्ग आदमी होता है उसको हेड बना देते हैं कि साहब आप यहाँ के मुखिया हो, आप जैसे निर्णय लो लीजिएगा। तो ये व्यवस्था तो हमारे यहाँ शुरू से ही थी। खैर चलिए कोई बात नहीं, फ्रांसीसी व्यवस्था के आधार पर कहा गया तो वही ठीक। तो हमारे उस समय व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे,
डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, इन साहब को उस समय टेम्परेरीली अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि इनको परमानेंट नहीं बनाया गया, केवल उसी दिन के लिए बनाया गया। और जो हमारा इसके 2 दिन बाद, यानी एक दिन बीच में, अगले दिन दूसरी मीटिंग हमारी होती है 11 दिसंबर को, और इसमें सबसे पहले चुना गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए वह व्यक्ति जो गांधीयन आंदोलन से, चंपारण का जो आंदोलन गांधी का था पहला, वहां पर जिनसे मुलाकात हुई थी, जो बड़े रूढ़िवादी भी थे और जो आजादी के बाद में सोमनाथ मंदिर की संस्था के सदस्य बनने का भी जिन्होंने काम किया, तो कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो है अध्यक्ष बनते हैं, और उपाध्यक्ष 2 बनाए जाते हैं। एक थे H.C. मुखर्जी, एक तो H.C. मुखर्जी और एक T.T. कृष्णामाचारी। 2 व्यक्तियों को यहां पर बनाया जाता है उपाध्यक्ष। और इसकी जो तीसरी डेट है, तीसरी डेट बड़ी इंपोर्टेंट है, यानी कि 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को यह तय होना था कि भैया अब अध्यक्ष भी हो गए, उपाध्यक्ष भी हो गए, कैसे काम करना है हम लोगों को यह भी तय हो गया। अब सबसे पहले हम लोग ये तय कर लेते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो कैसा होगा। तो इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह था कि भारतीय संविधान का दर्शन ये होगा, भारतीय संविधान के लोगों के पास ये अधिकार होंगे, ये यानी कि इसको हमने बोला उद्देश्य प्रस्ताव। तो उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव यहां पर पारित हुआ। उसके बाद कुछ कमेटियां बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, जिनका काम था संविधान को बनाना। तो उसके अलग अलग कमेटियां थी। कोई एक प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्ट, प्रारूप समिति का मतलब है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट तैयार कर रही थी संविधान का। एक थी संघ संचालन समिति, एक की संघीय समिति, यानी उस पूरे काम को करने के लिए अलग अलग समितियां जो है उस समय बनाई गई, जिसमें से प्रारूप समिति जो थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। इसके बारे में तो आपको मतलब सामान्य जो जीके भी पढ़ता है उसको पता ही होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और संघ शक्ति, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, जहां पर भी संघ वर्ड आए, संघ, संघीय, उन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू है, ठीक। प्रांतीय, देखो प्रांतीय, भारत में प्रांतीय यानी प्रांतों को एक करने का काम किसका था? याद करो, 31 अक्टूबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं यूनिटी डे। भारत में प्रांतों को एक करने का काम किया पटेल साहब ने। तो पटेल का जन्म दिवस है 31 अक्टूबर को, तो उनके दिवस के दिन ही मनाते हैं। तो प्रांतों को एक करने का काम, तो प्रांतीय काम, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय जो समिति आती है उस पर आप क्या लगाओगे? प्रांतीय समिति पर लगाओगे आप पटेल, पटेल साहब टिक लगाओगे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। एक अल्पसंख्यक नाम की समिति थी, एक मौलिक अधिकार नाम की समिति थी, इनमें भी आप जो है पटेल साहब का ही टिक लगाने का काम करोगे एग्जाम के अंदर। ये हमारी कुछ समितियां थी। इनमें से एक समिति बड़ी इंपोर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, और वो थी प्रारूप समिति। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे एन गोपाला स्वामी अयंकर, एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। BL मित्र साहब जो थे उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था, और इस्तीफा दिया था उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से, वो बीमार रहते थे, जिनकी जगह ली थी एन माधव राव साहब ने। और एक थे DP खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जिनकी जगह ली थी TT कृष्णामाचारी, जो उपाध्यक्ष भी थे इस संविधान सभा के। ये हमारे सदस्य थे, ठीक है। और आप इनको याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनमें से ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था या था? तो 7 व्यक्ति हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा
कुछ और भी काम पैरेलल में हो रहे थे। एक्चुअली ये चलता कैसे था, मैं सभा के बारे में आपको बताता हूं, ये काम कैसे करती थी। इसमें ऐसा होता था कि यही संविधान सभा, एक दिन तो संविधान सभा होती थी और दूसरे दिन यानी जिस दिन उसे काम करना था, देश के लिए कानून बनाने थे, वो विधान सभा यानी कि विधान परिषद या आज की संसद का रूप बन जाती थी। और जिस दिन इसमें संविधान सभा चलती थी उस दिन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे। और जिस दिन यही लोग यही थे, यही लोग जिस दिन देश के लिए कानून बनाने का काम करते थे, विधानसभा के रूप में काम करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में काम करते थे, उस दिन यही जो सभा थी वो बन जाया करती थी। तो उसके तो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे। पहले लोकसभा स्पीकर भी गणेश वासुदेव मावलंकर है, उनकी अध्यक्षता में काम हुआ करता था। तो अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट काम हुए, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज अपनाया गया, जिसका अनुपात 3:2 है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर का, नीचे का और मध्य का कलर मैं आपको नहीं बताऊं तो ठीक है, बीइंग इंडियन ये हमको पता ही है। बीच में अशोक चक्र है, चक्र और अशोक चक्र का मतलब होता है चक्रवर्ती से लिया गया है, इसका मतलब होता है गतिमान रहना। जो जानकारी हमें नहीं अवेलेबल होती है उसके बारे में तो चर्चा होनी ही चाहिए। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए। राष्ट्रगान जो है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में इसको पहली बार गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश का लिखा है, यानी लिखा तो था पहले ही, अपनाया बाद में, बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला, और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक, तो 24 और बाकी जो राष्ट्रगीत है हमारा, राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, जो लिखा गया था 1887 में आनंद मठ नाम के उपन्यास में, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और ये भी बांग्ला में ही है। और 24 जनवरी 1950 जो है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर होते हैं और राष्ट्रपति साहब को चुना जाता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। प्रमुख सुलेखक, यानी सुलेखक का मतलब होता है कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब होता है हैंड राइटिंग। किसकी हैंड राइटिंग में लिखा गया था ये? तो हैंड राइटिंग थी प्रेम विहारी बोस रायजादा, जो फाइनल उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बोला गया भाई आप इसको अपनी राइटिंग में लिखोगे। और सौंदर्यकरण व सजावट, सौंदर्यकरण व सजावट जो थी वो शांति निकेतन, याद आया कुछ? शांति निकेतन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का ही एक स्कूल था जो उन्होंने शुरू किया था, स्पेशल स्कूल थे वो। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे कि जो आजकल के जो स्कूल चलते हैं वो स्कूल एक कंपनी की तरह चलते हैं, जब बेल बजी वर्कर बाहर आ गए, बेल बज गए अंदर चल गए, उस तरह से विद्यालय नहीं होने चाहिए। उनका मानना था विद्यालय होने चाहिए प्रकृति की गोद में होने चाहिए, और जिस तरह से एक प्राकृतिक परिवेश के अंदर कोई भी व्यक्ति सर्वागीण शिक्षा ग्रहण करने की चेष्टा रखता है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही इस तरह के स्कूल चलने चाहिए। तो उनका एक स्पेशल स्कूल था ये शांति निकेतन, जहां पर जो बच्चे थे वो अपनी रुचि के हिसाब से अपने ही सब्जेक्ट को बड़े मन से पढ़ने का काम करते थे, जिन पर कोई बाउंडेशन नहीं थी। और ये जो दो व्यक्ति थे, राम मनोहर सिन्हा और मदन लाल बोस जो थे, इन्होंने संविधान के अंदर डिजाइनिंग करने का काम किया है, सजावट करने का काम किया है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा था कि जी इसमें राम की मूर्ति है, इसमें टीपू सुल्तान का है, ये इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछे थे। मैं आपको बता दूं, संविधान के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति को समावेशित किया गया है। तो भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में जो जो चीजें महत्वपूर्ण रही है, पर तो हमारे जो संविधान के पन्ने हैं उन पर उसको जगह मिली है। तो भारतीय कल्चर में जो जो चीज आती है वो सारी चीजें आपको संविधान में डिजाइन के रूप में, सौंदर्यकरण के रूप में मिलेंगे। और एक व्यक्ति था, एक रील वायरल हुई थी, आप लोगों ने शायद सुना हो, एक बंदा था जो स्कूल में कह रहा था, शायद वो टीचर रहा होगा, आई थिंक टीचर था, पता नहीं कौन था, बड़ा एक बदतमीजे भरे अंदाज में उसने कहा कि अरे कौन कहता है कि भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है? भारत का संविधान तो प्रेम बिहारी बोस रायजादा नाम का व्यक्ति था, उसने लिखा है। अरे भाई कैसे कैसे व्यक्ति कहां से चले आते हो भाई? वो राइटिंग थी उसकी, वो प्रारूप वो संविधान जब बन के तैयार हो गया तो उनकी राइटिंग में लिखवाया गया था। वो प्रेम बिहारी बोस रायजादा के लिखने का मतलब तैयार करना नहीं होता, वो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सीरियस ले बैठा लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो ये था भारतीय संविधान का निर्माण की व्यवस्था। तो अगली क्लास हमारी होगी भारतीय संविधान का उद्देश्य का, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत अधिक मात्रा में प्रेरित थी किससे, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उससे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता रहा है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो। तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और स्रोत तो हम लोग इस पर ठीक ठाक डिस्कशन करने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।